टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैं आपको कैंप गेट तक ले जा सकता हूँ, हालांकि मुझे आधा किलोमीटर दूर पार्क करना होगा। सेना के नियम हैं। श्रीनगर से बारामूला तक की यात्रा से हमें 2 घंटे लगे थे। हम बारामूला आर्मी कैंप के प्रवेश द्वार पर किराए की सफेद इनोवा से बाहर निकले। कैप्टन फैज जैतून हरे रंग की वर्दी और गहरे रंग के रेबन एवेटर में गेट पर हमारा इंतजार कर रहे थे। स्वागत है केशव, उन्होंने कहा। वे अंतिम संस्कार में मुझे याद किए गए से ज्यादा लंबे लग रहे थे, शायद उनके सेना के जूते की वजह से। उनकी शर्ट की जेब पर एप्लेट और कई प्रशंसा बैज लगे हुए थे। हमने हाथ मिलाया, या यूं कहें कि उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में दबा लिया। वह तुम्हारा दोस्त है जो आर्मी कैंप देखना चाहता था, फैज ने सौरभ की ओर देखते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और सौरभ का परिचय कराया। मैंने सफदर से फैज का नंबर लिया था और उससे मुलाकात तय करने को कहा था। मैंने सौरभ का जिक्र भारतीय सेना के एक प्रशंसक के तौर पर किया जो कश्मीर में अपनी छुट्टियों के दौरान सेना की कुछ सुविधाएं देखना चाहता था। फैज हमें कैंप के प्रवेश द्वार से कुछ कदम की दूरी पर स्थित अंगुत्को के लाउंज टेंट में ले गए। टेंट के अंदर हम कॉफी टेबल के चारों ओर अर्धवृत्ताकार रूप में व्यवस्थित बेंत की कुर्सियों पर बैठे थे। कीचड़ भरे फर्श पर एक कश्मीरी गलीचा बिछा हुआ था। फैज ने कहा, यह हमारा साधारण निवास है। यहाँ से हम अपने देश को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। सौरभ ने कहा, इसके लिए शुक्रिया। जैसे कि केशव ने आपको बताया होगा, मैं सेना का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। हमें गर्व है। फैज ने थोड़ा सर झुकाया। एक जवान किशमिश, बादाम और कहवा की ट्रे लेकर आया। कृपया यह सब मत करो, हम पहले से ही तुम पर थोप रहे हैं, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, यहाँ बोरियत होती है। कुछ नागरिक आगंतुकों का आना अच्छा लगता है। मुझे विषय को मुझे विषय को जारा की ओर मोड़ना था, इसलिए अपनी कहवा की चुस्की लेते हुए मैंने सहजता से कहा, यह वही जगह है जिसके बारे में जारा ने एक बार ब्लॉग लिखा था। हाँ, फैज ने कहा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वह कितने उज्जवल और सकारात्मक व्यक्ति थी। तुम उसके साथ स्कूल गए थे? मैंने पूछा। मैं उनसे सीनियर था। लॉन्स परिवार के दोस्त हैं। मैंने तुम्हें अंतिम संस्कार में देखा था। हमने कभी बात नहीं की, लेकिन जब मैं जारा के पिता से बात करने आया तो तुम उनके साथ थे। हाँ, मुझे तुम्हारा याद है। कितना दुखद दिन था, फैज ने कहा। मैंने उसकी आवाज में बनावटीपन महसूस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। उसके धूप के चश्मे ने उसकी आंखों को छिपा दिया था, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। मैंने कहवा का एक और घूंट लिया। मैंने अपना दाहिना गाल रगड़ा। यह हमारा पहले से तय संकेत था, और सौरभ ने संकेत समझ लिया और शौचालय जाने के लिए माफी मांगी। तुम्हें पता है, जारा और मैं डेट किया करते थे, है ना? मैंने सौरभ के जाने के बाद कहा। हाँ, फैज ने कहा। हम उस समय वास्तव में संपर्क में नहीं थे। आप उससे आखिरी बार कब मिले थे? मैंने पूछा। मेरा लहजा यथासंभव गैर प्रश्नवाचक था। ओह, मुझे तो अब याद नहीं। 1 साल से ज्यादा पहले, शायद दिल्ली में उसके घर पर। तुमने उसके बाद उससे बात नहीं की? सिर्फ उसकी मौत के बारे में सुना। शायद इधर उधर की बातचीत हुई होगी। कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? मैंने सर हिलाया। मैं अभी भी सदमे में हूँ। बस यही सोच रहा हूँ कि क्या हुआ। मैंने कहा। चौकीदार, चौकीदार है ना? भयानक। यह कैसी सुरक्षा है? हाँ, यह भयानक है। महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मैंने सर हिला दिया। मुझे लगा कि मेरी पैंट की जेब के अंदर से झुमके मेरी जांघ पर चुभ रहे थे। सौरभ बाथरूम से वापस आ गया। मैंने विषय बदल दिया। क्या यहाँ अकेलापन नहीं लगता, कैप्टन? मैंने कहा। हाँ, हमें अपने परिवारों को यहाँ रखने की अनुमति नहीं है। तुम्हारा परिवार कहाँ है? सौरभ ने पूछा। मेरी पत्नी और बच्चे अभी दुबई में हैं। मेरा साला वहीं रहता है। ओह, मैंने कहा और सीधा बैठ गया। सौरभ और मैंने एक दूसरे को देखा। क्या? फैज ने कहा। सौरभ ने कहा, आप शादी के लिए बहुत छोटी लगती है। फैज मुस्कुराया। धन्यवाद।
मैं 31 साल का हूँ। मेरे जुड़वा लड़के हैं, 3 साल के। मैं भी अनुमान नहीं लगा सकता, मैंने कहा। सेना आपको फिट रखती है? तो आपकी पत्नी दुबई में रहती है? मैंने पूछा। नहीं, वह अपने भाई के साथ सिर्फ 6 महीने के लिए वहां रहती है। उसके बाद जुड़वा बच्चों के लिए औपचारिक स्कूल शुरू हो जाता है। दरअसल सेना ने हमें दिल्ली में एक घर दिया है, हम वहीं रहते हैं। यह अच्छी बात है। सेना अपने लोगों का ख्याल रखती है, मैंने कहा। हाँ, यह अर्जुन विहार में एक छोटा सा फ्लैट है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा बगीचा है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। सौरभ ने कहा, दिल्ली में बगीचा एक विलासिता है। यह सिर्फ एक छोटा सा हरा भरा इलाका है। हालांकि यहाँ सशस्त्र बलों के परिवारों का एक बड़ा समुदाय है जो बहुत मदद करता है। सलमा को कई महिलाओं से मिलना होता है और वे अपने अनुपस्थिति पतियों के बारे में शिकायत करती हैं। फैज हंसे। आप अक्सर दिल्ली आते हैं? मैंने पूछा। फैज ने कहा, मैं जब भी ड्यूटी की इजाजत देता हूँ तब जाता हूँ, जो ज्यादा नहीं है। तुम्हें उनकी बहुत याद आती होगी। सौरभ ने कॉफी टेबल पर रखी प्लेट से मुट्ठी भर बादाम उठाते हुए कहा। फैज ने कहा और आह भरते हुए कहा, मुझे हर दिन उनकी याद आती है, हर पल। उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया। उसकी हल्की भूरी आंखें उदास दिख रही थी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और हमें अपने परिवार की तस्वीर दिखाई। उसकी पत्नी और 2 छोटे लड़के दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों से एक बुर्ज खलीफा के बगल में खड़े थे। हर लड़के के हाथ में एक आइसक्रीम कोन था। मैंने कहा, सेना में रहना कठिन है। हाँ, फैज ने कहा, यह कठिन है, लेकिन अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बहुत प्रेरणादायक हो। सौरभ ने अपने बाएं हाथ में आखिरी बादाम खाते हुए कहा और अपने दाहिने हाथ में मुट्ठी भर किशमिश उठाई। मैंने सौरभ को इतना सारा खाना उठाने के लिए गंदी नजर से देखने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। फैज ने कहा, धन्यवाद, यह सिर्फ देश के लिए प्यार है। मैंने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमने आपको बहुत परेशान कर दिया। हम सब खड़े हो गए। बिल्कुल भी कोई व्यवधान नहीं, फैज ने कहा। हमेशा अंगुतकों का आना अच्छा लगता है, खासतौर पर वे जो हमारे काम की कद्र करते हैं। जाने से पहले मैं आपको कैंप की वे हिस्से दिखा दूं जहां आम लोगों को जाने की अनुमति है। हमने सैनिकों के टेंट और फायरिंग रेंज का चक्कर लगाया। दौरे के दौरान फैज ने हमें कैंप गेट तक छोड़ा। वह और मैं साथ साथ चले, जबकि सौरभ हमसे कुछ कदम आगे चल रहा था। फैज ने मुझसे कहा, मेरे पास ताजा खबर नहीं है। जारा के मामले में क्या हो रहा है? वही, लक्ष्मण हिरासत में है। मुकदमा अभी शुरू होना है, मैंने कहा। यह वही है ना? फैज ने कहा। उन्हें कोई और संदिग्ध नहीं मिला, इसलिए लगता है कि यह लक्ष्मण है, मैंने कहा। मैंने अपने हाथ जेब में डाले, मेरी उंगलियां बालियों को छू गई। कमीने, मुझे उम्मीद है कि वे उसे मौत की सजा देंगे, फैज ने कहा। क्या जारा ने कभी किसी और बात का जिक्र किया? मैंने कहा। कैप्टन अकड़ गया। हमारी बातचीत में पहली बार मुझे असहजता महसूस हुई। हालांकि कुछ ही सेकंड में वह संभल गया। उसने कहा, कुछ और भी बताइए। जैसे क्या उसने तुम्हें बताया कि उसका कोई दुश्मन है या उसे कोई खतरा महसूस हुआ हो? बिल्कुल नहीं, फैज ने शांत स्वर में कहा। वह सामान्य थी, जीवन को लेकर उत्साहित थी। क्यों? कुछ नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी भी सदमे में हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन ये चौकीदार, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गांवों से आते हैं और अशिक्षित लोग हैं। निजी सुरक्षा गार्ड कोई सेना के जवान नहीं है। बेशक, मैंने कहा। हम कैंप गेट पर पहुंचे तब तक ड्राइवर कार लेकर आ चुका था और सौरभ उसमें पहले से ही बैठा हुआ था। क्या तुम सिकंदर को अच्छी तरह जानते हो? मैंने फैज से पूछा। उसने अपना धूप का चश्मा फिर से पहन लिया। उसका सौतेला भाई? नहीं, जारा और मैं उसके दिल्ली आने के बाद ही दोस्त बने थे, मैंने कहा। वह उससे बहुत प्यार करती थी। फैज ने कंधे उचका दिए। वह एक प्यारी सी लड़की थी। उसे ऐसा अंत नहीं मिलना चाहिए था। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। क्यों ना आप कोयले पर बैठकर खाना बना ले, मैंने कहा। हम शिकारा रेस्टोरेंट में आए थे, जो हमारे हाउस बोट में थोड़ी ही दूरी पर था। रेस्टोरेंट में जूट की चारपाई पर बाहर बैठने की व्यवस्था थी।
हर बिस्तर पर अंगीठी या पोर्टेबल था। हीटर उसके बगल में था। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। सौरभ सुलगते अंगारों से कुछ इंच की दूरी पर बैठा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल उसके दांत किटकिटा रहे थे। चलो वापस हाउस बोट पर चलते हैं, मैंने कहा। उनका डिनर बढ़िया है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ का वाजवान बहुत बढ़िया है, सौरभ ने अपने हाथों पर फूंक मारते हुए कहा। वेटर ने सौरभ की दयनीय हालत देखी और हमारे लिए 2 कंबल ले आया। हमने एक एक कंबल अपने शरीर पर लपेट लिया। 10 मिनट बाद सौरभ इतना ठंडा हो गया था कि वह बात कर सकता था। उन्होंने कहा, कप्तान के बारे में कुछ अजीब बात लग रही थी। मैं एग्री हूँ। शायद इसलिए क्योंकि उसने झुमकों का जिक्र नहीं किया। अन्यथा वह एक पारिवारिक व्यक्ति है, शिष्ट, मेहमानवाज, विनम्र। सब कुछ अच्छा है, मैंने कहा। जब भी कोई इतना अच्छा होता है तो आमतौर पर वह संदिग्ध होता है। वेटर हमारे लिए खाना लेकर आया। सौरभ अगले 10 मिनट तक हमारी बातचीत को भूल गया, क्योंकि उसका ध्यान शीरमाल को फाड़ने और रोगन जोश, मेथ मांस और सफेद कोकुर की प्लेटें साफ करने में लगा रहा। वाजवान कश्मीर में सबसे बेहतरीन औपचारिक भोज है। विस्तृत वाजवान भोजन में 3 लोग तक शामिल हो सकते हैं। दर्जन भर व्यंजन, जिनमें से अधिकांश को रात भर धीमी आंच पर पकाया जाता है और सामुदायिक शैली में परोसा जाता है। क्या आप मेरा सिद्धांत सुनना चाहते हैं, मैंने कहा। सौरभ ने जवाब में डकार ली। मैंने इसे हाँ के रूप में ले लिया। मैंने कहा, उसे जारा पसंद थी। रोमांटिक ढंग से? हाँ, जारा कश्मीर जाती है, फैज से मिलती है, वह सेना पर एक ब्लॉग लिखती है। ठीक है, सौरभ ने कहा। तो एक परिदृश्य यह है कि फैज को जारा पर क्रश था, लेकिन जारा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सौरभ ने कहा, अधिक संभावना है कि वह भी उसे पसंद करती हो। शायद उनका अफेयर हो। क्या? कैसे? वह रघु के साथ थी। फैज शादीशुदा है। जैसे प्यार या कहें वासना को ऐसी बातों की परवाह होती है। वैसे दिखने में अच्छा आदमी है भाई। जारा का किसी शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर? मैंने कहा। मेरे अंदर एक अजीब सी पीड़ा दौड़ गई। मुझे लगा कि वह मेरे पास वापस नहीं आई है क्योंकि वह रघु के साथ खुश थी, लेकिन आखिरकार उसके जीवन में एक और आदमी के लिए जगह थी, पर मेरे लिए नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ प्यार से जानलेवा जुनून पैदा नहीं हो सकता, अफेयर से ऐसा हो सकता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी भी इस संभावना पर विचार कर रहा था कि जारा ने रघु को धोखा दिया होगा। केशव, क्या हुआ? सौरभ ने मेरा पैर हिलाया। हम्म, कुछ नहीं। हम कहाँ थे? जारा का कैप्टन फैज के साथ संबंध था, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो संबंध के दौरान फैज ने उसे गालियां दी? बिल्कुल, इससे पहले कि चीजें खराब हो जाएं। कैसे? शायद जारा को और चाहिए था और उसने उसकी पत्नी को बताने की धमकी दी हो। नहीं, जारा के पास रघु था। हाल ही में उनकी सगाई हुई थी। ठीक बात है, तो शायद जारा इसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन फैज नहीं चाहता था, सौरभ ने कहा। उसके हाथ फिर से अंगीठी के कोयले के करीब खतरनाक तरीके से घूम रहे थे। जारा का एक अफेयर है, उसे अपनी गलत निर्णय क्षमता पर पछतावा है और वह वापस रघु के पास चली जाती है। कैप्टन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे जलन होती है। हाँ, वह अपने आर्मी कैंप में उदास, अकेला और गुस्से में बैठा है, सौरभ ने कहा, और तभी वह उसे मारने का फैसला कर लेता है। फिरनी साहब, यहाँ लोग फिरनी के लिए जान तक दे देते हैं, वेटर ने मिठाई लेकर आते हुए कहा। सिद्धांत तो ठीक है, हम कैसे साबित करेंगे कि फैज ने ऐसा किया, मैंने कहा। हम हाउस बोट के डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। सौरभ ने अपनी प्लेट में टोस्ट के 6 स्लाइस लिए और एक एक करके उन पर प्यार से मक्खन लगाया। सौरभ ने कहा, हमारे पास झुमके हैं, किसी को उपहार देना कब से अपराध हो गया? हमें उचित सबूत चाहिए। एक सेवारत सेना अधिकारी पर आरोप लगाना कोई मजाक नहीं है, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। राणा इस मामले को हाथ भी नहीं लगाएगा। क्या करे भाई, सौरभ ने कहा। मक्खन लगाने के बाद उसने अपने टोस्ट पर जैम लगाना शुरू किया। क्या तुम इतना खाना बंद कर सकते हो? पिछली बार तुम्हारा वजन कितना था? 96 किलो। 50, 9.5। वैसे भी नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, इसे अच्छे से खाना चाहिए, सौरव ने कहा।
और टोस्ट का एक निवाला खा लिया। गोलू, तुम हर खाना बहुत अच्छे से ही खाते हो और और तुम मुश्किल से खाते हो, सौरभ ने कहा और टोस्ट का आधा हिस्सा खा जाने लायक एक बड़ा निवाला खाया। मेरे पास एक योजना है, इससे हम असली सबूत मिल सकते हैं। वादा करो कि तुम मना नहीं करोगे। ठीक है, क्या बात है? सौरभ ने एक और टोस्ट उठाते हुए कहा। हमें पहले दिल्ली वापस जाना होगा, मैंने कहा, और तुम्हें और टोस्ट खाना बंद करना पड़ेगा। यह एक पागलपन भरी योजना है। मैं कभी इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, सौरभ ने कहा। हमने अपनी सीट बेल्ट बांध ली। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट रनवे पर टैक्सी करने लगी। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट रनवे पर टैक्सी करने लगी। यहाँ इतना पागलपन भरा नहीं है, हम यह कर सकते हैं। सच कहूं तो यह एकमात्र तरीका है जिसे हम काम पूरा कर सकते हैं, सबूत जुटा सकते हैं, मैंने कहा। सौरभ ने कहा, नौकरी की बात करें तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो शायद हमारे पास कोई नौकरी ना हो। हमने अपनी छुट्टियां 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। तुमने चंदन को मेरे पेट के संक्रमण के बारे में ईमेल किया था? मैंने पूछा। हाँ, मैंने किया था। वह स्थानीय डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट देखना चाहता था। मैं एक नकली लेटर हेड पर एक रिपोर्ट बना दूंगा। श्रीनगर के किसी क्लिनिक का लोगो ले लो, कुछ बकवास लिखो, चंदन को क्या ही पता लगेगा। बस इतना ही उसने मांगा था, हमारी छुट्टी 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने के लिए। वह अस्पताल के बिस्तर पर तुम्हारी एक तस्वीर भी चाहता था। वह कौन है? हमारा हॉस्टल बर्ड। एयर हॉस्टल ने हमें एयर होस्टेस ने हमें सैंडविच परोसा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बादल हमारे नीचे हिमालय की चोटियों को गले लगा रहे थे। इस ऊंचाई से नीचे की घाटी शांतिपूर्ण लग रही थी। बेशक यहाँ से आप इंसानों को नहीं देख सकते, जो ग्रह पर अधिकांश परेशानियों के कारण है। अस्पताल की तस्वीर के बारे में हम क्या करें? मैं कहूंगा कि मैं इसे लेना भूल गया, या मेरा फोन झेलम में गिर गया, या अस्पताल ने तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं दी। किसे परवाह है? तुम सही हो। भाड़ में जाओ चंदन, सौरभ ने अपनी बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहा। हाँ, उसे छोड़ो। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे देखा। माफ करना मैडम, सौरभ ने कहा और अपनी उंगली मोड़ ली। वह मेरी ओर मुड़ा। इस रोमांच के बाद पूरे दिन चंदन क्लासेस में बैठने का विचार मुझे उल्टी आने लगती है। यह रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। हमें अभी भी कैप्टन के घर जाकर सबूत जुटाने हैं। तुम एक फौजी के घर पर छापा मारकर गोली खाना चाहते हो। यह एक खाली घर है। अर्जुन विहार दिल्ली की किसी भी दूसरी अपार्टमेंट कॉलोनी की तरह है। यह कोई जनरल का घर नहीं है जिसमें 50 सुरक्षा गार्ड हों। हम अंदर कैसे जाएंगे? खिड़की तोड़कर? हमें वहां जाकर जांच करनी होगी। कुछ सुरक्षा होगी, बस मेन गेट पर, कैंपस की तरह। अगर हम पकड़े गए तो हमें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी, कोई भी हमें फिर कभी नौकरी नहीं देगा। तुम सही हो, बहुत बड़ी खामी है, बेवकूफी भरा विचार। छोड़ो, मैंने कहा। मैंने फिर से विमान की खिड़की से बाहर देखा। नीचे का दृश्य समतल, शुष्क और भूरी भूमि में बदल गया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आधे घंटे बाद सौरभ ने मुझे जगाया। क्या तुम आईआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से एक पावर ड्रिल उधार ले सकते हो? क्या कैंपस में तुम्हारी जूनियर मदद करेंगे? हाँ, क्यों? मैं इसका उपयोग ताला खोलने के लिए कर सकता हूँ। क्या हुआ? अगर हम पकड़े गए तो बाद में हमें कोई नौकरी नहीं देगा? खैर, अभी भी हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है।